आदरणीय बाबूराम प्रधान जी, पूर्व प्रधान अटवा, आए और राजा राम पाल जी का स्वागत करें। अनंत राम पासवान जी, रामकिशोर प्रधान सनिया जी, आए और माननीय विधायक जी का आकर स्वागत करें। रामशंकर सविता जी, पूर्व प्रधान बलवान सिंह यादव जी, मुरारी पाल सरिया, ब्रजमोहन सनिया, आदरणीय चरण सिंह यादव जी, जितने लोगों के नाम ले रहे हैं आते जाए सब लोग। भाई शिवा यादव जी, उत्तम सिंह यादव जी, राज बहादुर कुशवाहा जी, लोहारी, प्रकाश साहू जी, लक्ष्मी शंकर यादव जी मिर्जापुर, प्रकाश सविता दोहारी, शिव सिंह यादव जी, निर्मल यादव जी, ननके जी अटवा, सरदार बाबा, इधर देखिएगा भैया, इधर देखिए। हाँ अखिलेश यादव जहाँ भी हो आकर अपने भाई बंटी यादव जी का स्वागत करेंगे माल अर्पण करके। अखिलेश यादव जी, गुंजन भैया, अरुण भैया के माल अर्पण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये समाज सेवी जैन यादव जी, माननीय पूर्व सांसद राजा राम पाल जी का और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। और अखिलेश यादव जी, प्रवीण सिंह बंटी भैया जी का स्वागत करेंगे। गुलाब वाला उतारो ना, कावल वाले ले जाना है, मारा पीछे ने कौन रघुनाथ उसियाला और रघुनाथ का वजन बढ़ेगा। हमारा क्या वजन बढ़ रहा है? आज यहाँ बढ़ रहा था बता कि भाई हम सबको सावधान कर देते हैं, बाकी बार भी अच्छा ले आगे इनका ले फोटो खींच लो यार, ले प्रधान जी बोला हमारा बने कराओ, इधर आओ, तुम बढ़ जाओ, तुम जाओ, अरे हम वहीं पे तुम बढ़ जाना, ये फोटो ले, ठीक है।
अब चलो ये खत्म करो चल चलो लाओ ये करमगीर। हेलो, जैन यादव जी, माल्यार्पण का कार्यक्रम कुछ समय के लिए रोक दीजिए। माननीय पूर्व सांसद राष्ट्रीय सचिव राजाराम पाल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए और यहाँ विशाल सभा को संबोधित करें। माइक दो, माइक आ गया, ये ले ये नुमा लियो। आज इस मिर्जापुर की ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में पीडीए पंचायत में आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित प्रधान बलवान यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके जाने पहचाने संघर्षशील समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय मुनीम शुक्ला जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बंटी यादव जी, महिला सभा की कानपुर की नेत्री आदरणीय सुलेखा यादव जी, युवजन सभा के सम्मानित अध्यक्ष लोहिया वाहिनी के शानदार अध्यक्ष भाई विजय यादव जी, छात्र सभा के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय शरद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ यादव जी, भाई हमारे सोनू यादव जी, हमारे मंच पे बैठे हमारे सम्मानित पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, हमारे बीडीसी सदस्य, आज इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर उपस्थित हमारी मात शक्ति और इस क्षेत्र से आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इस शानदार कार्यक्रम के आयोजक युवा और जुझारू भाई जैन यादव को, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने पीडीए पंचायत को बढ़िया तरह से सजाने का काम किया है, खूबसूरत पीडीए पंचायत कराने का काम किया है, मैं उनकी पूरी टीम को इस मंच की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और मंच की तरफ से बैठे सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस शानदार कार्यक्रम में आए क्षेत्र के सभी साथियों का, माताओं बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपको मालूम हो, हमारे तमाम साथियों ने कहा कि कुंभ में हजारों लोग मारे गए लेकिन अखबार और टीवी में नहीं आ रहा। अभी मिल्कीपुर में एक दलित लड़की का बलात्कार और हत्या हो गई, लेकिन वो अखबार में और टीवी में नहीं चला। पार्लियामेंट में बाबा साहब का अपमान हुआ, लेकिन उसको अखबारों में जगह नहीं मिली, टीवी के चैनलों ने उसको दिखाने का काम नहीं किया, क्योंकि सारे अखबार, टीवी, ये सब सरकार के गोदी मीडिया है। इसलिए पूरे देश के लोगों को लग रहा है कि पूरे देश में सब
ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल नहीं रहा है। जो भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कोर्ट और मीडिया के माध्यम से उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में घोषित इमरजेंसी लगी है। संविधान में जो बोलने की आजादी है उस पे पाबंदी तो उसी दिन लग गई जिस दिन गुजरात वालों ने देश पे कब्जा कर लिया। गुजरात मॉडल बना दिया, ये आपको पता नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दूसरे प्रदेशों के साथी नौजवान अगर गुजरात जाते हैं तो वहां सरकारी नौकरी के लिए नहीं जाते, वहां प्राइवेट फैक्ट्रियों में 14 घंटे 16 घंटे काम करने के लिए जाते हैं। आदरणीय मोदी जी ने जो वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा करने का काम नहीं किया। क्या कहा था, अगर कोई वायदा पूरा किया है तो एक ही वायदा पूरा किया है कि पहले तो गुजरात मॉडल केवल गुजरात में था, अब सब प्राइवेट अडानी अंबानी को पूरे देश की पूरी सरकारी संपत्तियों को, रेलवे को, एयरपोर्ट को, तेल को, भेल को, सेल को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को, सब कुछ, तुम्हारे कानपुर के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को 50 साल के लिए अडानी अंबानी को देने का काम तुम्हारे बगल में है। साड़ में जो डिफेंस कॉरिडोर बना है, आपको पता है 9 से 14 में हम एमपी बने थे, तब हमने यूपीए 2 में कांग्रेस पार्टी ने किसानों की जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे। हमारे किसानों की जमीन पहले सरकार जब चाहती थे बिना किसान से पूछे वो जमीन ले लेती थी और उसका मुआवजा भी खाते में डाल देती थी, उठाओ चाहे। लेकिन इस बिल के माध्यम से 90% किसानों की सहमत जरूरी है और उस संस्थान जो बनेगा, सरकारी संस्थान, उसमें जिसकी जमीन जाएगी उसको नौकरी देना जरूरी है। और मौजूदा सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा अगर देने का प्राविधान किया था तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की मिलीजुली सरकार में किया था। उसके तहत जो साड़ में डिफेंस कॉरिडोर बना है, किसानों को तो 14 से 16 लाख रुपए बीघे का मुआवजा तो मिल गया, लेकिन उस जमीन को 1 रुपए पर बीघे के हिसाब से 99 साल के लिए अडानी को पट्टे पे दे दिया गया। कितने रुपए में दे दिया? 1 रुपए, 1 साल के हिसाब से 99 साल के लिए पट्टे में दे दिया। और वही अडानी जो डिफेंस का सामान बनाएंगी, उस जमीन को 28 से 30 हजार रुपए गज उन फैक्ट्री वालों को बेचने का काम करते हैं। यही तो गुजरात मॉडल है। और पूरे इलाके के किसी भी आदमी को नौकरी नहीं मिल सकती। और पूरे देश में अगर कोई अब संस्थान है तो सरकारी नहीं है। 10 साल पहले जब भी आप किसी भी बिरादरी का आदमी अपनी बेटी या बेटे के लिए लगी हुई लड़की या लगा हुआ लड़का ढूंढने जाते थे तो कोई रेलवे में, कोई बैंक में, कोई पीएससी में, कोई एयरफोर्स में, कोई मिलिट्री में, कोई पुलिस में मिल जाता था कि नहीं मिल जाता। लेकिन इन 10 सालों में ना दलितों का आरक्षण पूरा हुआ, ना पिछड़ों को एक नौकरी मिली, और अखबार और मीडिया के माध्यम से लग रहा है कि भारत
पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्यों भाई? इसलिए हमारे नेता ने कहा, जो बात हम पार्लियामेंट में उठाते हैं, जो देश में अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो बात अखबार और मीडिया में आ नहीं रही। लिहाजा समाजवादी पार्टी के लोग गांव-गांव पीडीए पंचायत करें, दलितों को, पिछड़ों को, अकलियत के साथियों को और अगले समाज के लोगों को, आधी आबादी को भी बिठाने का काम करो, इन्हें सजग करने का काम करो, इन्हें सतर्क करने का काम करो, ताकि आने वाले समय में आवश्यकता पड़े तो इन सांप्रदायिक ताकतों को भगाने के लिए पीडीए ही काम कर सके, जो 24,000 में करने का काम किया है। हम आज एक ही बात कहने आए, ये पीडीए क्यों बनाया? पीडीए में सब पीटे जा रहे हैं। सबसे अगर पहले कोई पिटाई हुई है तो बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान बना पाए, समानता का अधिकार दे पाए, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार दे पाए, तो इसलिए दे पाए कि बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई भारत में दूसरा आदमी नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत जाने के बाद जब संविधान लिखने की बारी आई तो यहाँ के लोग चाहते थे कि जो काबिल, कई देशों के संविधान लिख चुका हुआ ऐसा काबिल आदमी यहाँ का भी संविधान, वो जैनुल ऐबर नाम का आदमी था ब्रिटिश का, वो 6 राष्ट्रों के संविधान लिख चुका था। जब उससे कहा गया कि आप भारत का संविधान लिख दीजिए, तो उसने कहा भारत का संविधान लिखने के लिए तुम्हें कहीं दूसरे देश के आदमी की जरूरत नहीं, तुम्हारे भारत में खुद ही एक आदमी है जो बढ़िया संविधान लिख देगा। तो उन्होंने कहा वो कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर थे। गांधी जी से सलाह ली गई। नेहरू और दूसरा राजेंद्र प्रसाद जब संविधान लिखने के लिए सभा को लोगों का चयन कर रहे थे तो गांधी जी और अम्बेडकर के कुछ मतभेद थे, मनभेद थे, लेकिन गांधी जी ने कहा, राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल जी, अगर भारत का संविधान कोई बढ़िया बना सकता है तो मेरे मनभेद जरूर है अम्बेडकर से, लेकिन अम्बेडकर से ज्यादा बढ़िया संविधान लिखने वाला कोई दूसरा आदमी। तभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहला सूत्र दिया कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। अगर शिक्षा बढ़ जाएगी तो संगठित होने में ज्यादा देर, अगर संगठित हो गए तो संघर्ष करने के लोकतंत्र में ज्यादा आवश्यकता। अगर पहला कोई हमला हुआ है तो उस शिक्षा पर हुआ है। जब से आदरणीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने सबसे पहले अगर किसी भी क्षेत्र में दुर्दशा के जिम्मेदार हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में है। पूरे देश में उन्होंने जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कहाँ है आपको पता है? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है। जितने क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल हैं पूरे देश में, उससे बेहतर शिक्षा कहीं पर दूसरी जगह नहीं है। तो सबसे पहले मोदी जी ने क्वालिटी एजुकेशन पे हमला करना शुरू किया। चर्चों में ईंटें पत्थर चलाए, मिशनरी स्कूलों में ईंटें पत्थर चलाए, लेकिन आपके संज्ञान में ला दें कि भाई हिंदू जिनको कहते हो ये तो भारत में, पूरे दुनिया में अगर कोई नंबर 1 की आबादी है तो क्रिश्चियन है, ईसाई है। जब भारत के चर्चों और स्कूलों में पत्थर चल रहे थे तो दुनिया के क्रिश्चियन मिशनरी शासकों ने कहा, मोदी जी अगर भारत के स्कूलों, मिशनरी स्कूलों और चर्चों में ईंटें पत्थर चलना बंद न हुआ
तो तुम्हारा विदेश में जहाज उतरना निश्चित तौर पे बंद हो जाएगा। तब चर्चों और स्कूलों में पत्थर बंद हुए। जब क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में शिक्षा पे हमला हो रहा था तो दलित बेखबर था, पिछड़ों को कोई लेना देना नहीं था, मुसलमान को कोई लेना देना नहीं था, अगले से कोई मतलब नहीं था, अखबार में आ नहीं रहा था, टीवी में चल नहीं रहा था, तो लोग समझते उनके ऊपर हुआ होगा। दूसरा हमला किस पे हुआ? दूसरे नंबर पर अगर पूरी दुनिया में कोई आबादी है तो मुसलमानों की आबादी है। मुसलमानों का बुलडोजर तो खुलेआम चल रहा है, उससे तो तुम लोग रोजे देख रहे हो। और हमें लगता है आधी आबादी जो है ये पिछड़ों की है। ये मोदी जी के, योगी जी के बुलडोजर से प्रसन्न है। काहे प्रसन्न है? कहते हैं इन्होंने कुछ किया हो न किया हो, सब देश बेच दिया हो कोई बात नहीं, लूट लिया हो कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों को ठीक कर दिया है। बात मैं गलत कह रहा हूँ? यही कहते हो ना? जब क्रिश्चियन पे हमला हुआ तो मुसलमानों पे हमला हो रहा है तो दलित पिछड़े खुश। तीसरा हमला किस पे हुआ? तीसरा हमला 22% मुसलमान दलितों पर हुआ। 22% देश में आबादी है तो दलित समाज की है। 1952 में SC एक्ट पास हुआ था। कब पास हुआ था? 50 में संविधान बना, 52 में SC एक्ट लगाया गया कि दलित समाज को उत्पीड़न से रोकने के लिए। मोदी जी ने सोचा अगर इसको खत्म कर दें तो अगला तो प्रसन्न हो ही जाएगा, अब पिछड़ा उससे ज्यादा प्रसन्न होगा। कहेगा ये जो आए दिन एप्लीकेशन लेके तहसील और थाने में पहुंच जाते हैं SC लगवाओ, तो अब तो इनको पिटाई का लाइसेंस मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? पार्लियामेंट से नहीं खत्म कराया, सुप्रीम कोर्ट से SC एक्ट खत्म करा दिया। उन्होंने सोचा जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश करेगा तो न तो कोई विपक्ष का नेता आवाज उठाएगा, न कोई MP MLA आवाज उठाएगा, और बाकी तो दलित ही है, इनका क्या। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं आज की तारीख में दलित समाज की उन संस्थाओं को, चाहे वो कबीर के नाम पर बनाए हो, चाहे रविदास के नाम पर बनाए हो, चाहे अम्बेडकर के नाम से बनाए हो, ये समितियों के लोग सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट की परवाह किए बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चौराहों में उनकी प्रतियां जलाना शुरू कर दिया, ट्रेनें जलाना शुरू कर दिया, बसें जलाना शुरू कर दिया। और चूंकि कानपुर में कोई नहीं मरा इसलिए इन लोगों को नहीं पता 108 दलित मारे गए। कितने मारे गए? 108 मारे गए। सैकड़ों बसें फूंकी गई, ट्रेनें जलाई गई। मोदी जी को लगा हम तो समझे थे दलितों में कोई करंट नहीं, इनमें तो बहुत बड़ा करंट है। फिर उन्होंने उसको पार्लियामेंट से विरोध करने का काम किया। अब चौथा हमला, आधी से ज्यादा आबादी है। किसकी आबादी है? पिछड़ों की। लेकिन पिछड़ों को ये नहीं मालूम है कि मुसलमानों में 95% कौन है? पिछड़े हैं। 95 नहीं 98% पिछड़े हैं। तो उनका जब हमला हो रहा था तो जब पिछड़ों पे नंबर आया तो अभी पिछड़ा चुनाव हुआ है, निकाय चुनाव, टाउन और नगर निगम के हुए चुनाव की नहीं हुए। उसने इस यूपी से हाई कोर्ट से एक आदेश करा दिया कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के 27% आरक्षण की कोई आवश्यकता, ये पिछड़े बहुत आगे बढ़ गए, इनका आरक्षण की कोई जरूरत। जिस दिन ये आदेश आया हाई कोर्ट का, दैनिक जागरण के बढ़िया पुरस्कार ने हमसे पूछा पत्रकार ने कि पाल साहब सपा के बड़े नेता हो, हाई कोर्ट ने कहा है निकाय चुनाव में 27% आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो क्या कहना है तुम्हारा? हमने कहा हाई कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं। सरकार को चाहिए कि तुरंत आदेश दे करके बिना 27% आरक्षण के निकाय चुनाव करा दी। क्योंकि आधी से ज्यादा आबादी को, अगर सबसे बड़ा हिंदू का कोग बुखार है तो 90% लोग आज भी कांवड़ लिए लोडर में बैठे, कोई अगर जा रहा हो तो ये पिछड़े हैं। इनको हिंदू का बहुत बुखार चढ़ा, ये बिना 27% आरक्षण के चुनाव करा दे ताकि इनको हिंदू का बुखार पूरी तरह से उतर जाए। ये बात छापी नहीं, मैं भाई इसलिए बता रहा हूँ कि अखबार में आ नहीं रहा, तुम इसका संज्ञान लेते नहीं, दलितों पे न हो रहा है तो तुम चुप, पिछड़ों में, लेकिन अखबार मीडिया, हजारों कुंभ में लोग मारे गए हैं लेकिन कोई आज तक संख्या नहीं जान सकता। और अमृत स्नान कर रहे हो सब, कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैं आज कहना चाहता हूं, जितने यहाँ पूर्व प्रधान बीडीसी मेंबर, हम तो 2 बार MP MLA बन चुके हैं, मुनील शुक्ला जी MLA बन चुके हैं, माननीय मुलायम सिंह से लेके माननीय अखिलेश यादव 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इसमें किसी देवी देवता का हाथ है या संविधान का, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं तो कुंभ हाईवे से बन गई है क्या भाई? कोई प्रधान बना है कुंभ नहाने से? कोई भोले बाबा के पूजने से बना है? मैं साथ में कहना चाहता हूं कि जो काम द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं हुआ, इस युग को कलयुग कहते हो। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने मशीनों का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग। आज हम चंद्रयान में पानी खोज रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्ट में प्रवेश कर रहे हैं, गांव में सीसी रोडें हैं। ये किस युग में थी? द्वापर में थी, त्रेता में थी, सतयुग में थी? नहीं थी। 75 साल पहले कोई बता दे, अगर किसी बुजुर्ग का नाम यहाँ 80-90 साल का हो, जो बता दे तुम्हारे इलाके में कौन सा पंचायत सदस्य बना था? नहीं बना था। अगर स्वर्णिम युग की शुरुआत हुई है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाकर 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति को संविधान सौंपकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के लिए रानी और मेहतरानी के वोट की कीमत बराबर करके धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, ये सनातन लाना चाहते हैं, जो मौजूदा सरकार है तो हमारे पिछड़े में सोचते हैं कि ठीक तो है, सनातन आ जाए तो अच्छा है। सनातन का मतलब है सीढ़ी नुमा व्यवस्था। सीढ़ी नुमा व्यवस्था यही सनातन है। जो सबसे ज्यादा कठिन काम करेगा सबसे पहले पायदान में, उसके बाद उससे कठिन दूसरे पायदान में, और पिछड़े बीच में। तो पिछड़ों के बारे में हम कहना चाहता हूं कि हम लोग जब बसपा का कैडर देते थे शुक्ला जी, तो हम लोग 3 मेढक की कहानी बताते थे। नीचे दलित, बीच में बैकवर्ड और ऊपर शुक्ला जी। तो शुक्ला जी ने कहा था बम बड़ी मजा है, ऊपर है आसमान हमें दिख रहा है। तो बैकवर्ड हमारा जैसा आदमी बोला खुशी न गम। तो तीसरा बोला जो दलित सबसे ज्यादा पीड़ित था, तो बोला मरे तो हम, तुम न दे वो न दे। पिछड़ा सोचता है कि हम 1 से 2 ऊपर है ही है, भले 1 जन ऊपर हो लेकिन हम। तो इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि अलग अलग अगर रहेंगे, बटे रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख दुख में शामिल नहीं होंगे, तो निश्चित तौर पे बटे का फायदा, कटे का फायदा बीजेपी को मिला है कि नहीं मिला है?
तो ये चुनाव में कहना चाहता हूं, अगर संविधान संविधान ईडी सीबीआई का डर दिखा करके पूरे देश के बड़े बड़े नेता मोदी और योगी के खिलाफ कोई टिप्पणी करने से बचने का काम कर रहे हैं कि नहीं? सीबीआई ईडी से जांच न हो जाए इसलिए भाग के उस पाले में जाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सावधान की पोजीशन घुटने टिकाने का काम किया है, बैसाखी पर सरकार बनाने के लिए मजबूर किया है। तो उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है। इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के उन्होंने 240 लाख का खड़ा कर दिया, लेकिन खतरा टला नहीं है। इस समय विश्राम की पोजीशन में है। हम लोग सोचते हैं कि अब कुछ किनारे आ गई तो 240 में लाए, अगली बार पटक देंगे। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे, हम बचे रहे, हम अलर्ट ना रहे, सजग ना रहे, तो तीसरा कासन जानते हो क्या होता है? सनातन वाला कासन है, सावधान विश्राम चल रहा है। फिर अगर तीसरा आसन विश्राम कितनी देर करोगे? फिर जैसे थे कैसे थे, जो दलितों का स्थान था, पंचायत सदस्य बनने का नहीं था, पिछड़े भी गलतफहमी में न रहे। हम अगले समाज से भी कहते हैं, अगर संविधान खत्म होगा तो अगला भी कोई भी आदमी पंचायत सदस्य नहीं बन पाएगा। इसलिए अगड़ों से भी कह रहे हैं कि ये गांव की लड़ौरी, खूंटा, मेड़, चक्रोट की लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? ये आने वाली पीढ़ी को वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का और इस देश की धन और धरती में बराबर का हिस्सेदार बनाया था, उसको प्राप्त करने का ये संविधान खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से कहने आए, और इस आधी आबादी को तो सनातन में पढ़ने का हक नहीं था। महिला चाहे अगले समाज की हो, चाहे पिछड़े समाज की हो, चाहे दलित समाज की हो, महिलाओं को तो पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। तो महिलाएं हाथ ऊंचा करके बताएं, क्या सनातन आना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का शासन आना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर का शासन आना चाहिए। और उन्होंने चारा फेंका है। अभी 14 में चारा क्या फेंका? 5 किलो राशन का बड़ा भूत है हमारी महिलाओं पर, है कि नहीं है? काला मरीगा अगर मोदी कुछ करो न करो, लेकिन बैठे बैठाए 5 किलो राशन तो दे रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा कि हमने वोट देकर तुम्हें राजनीतिक आजादी दे दी, वोट का अधिकार देकर तुम्हें धार्मिक आजादी दे दी, वोट के माध्यम से आर्टिकल 15 में समानता का अधिकार देकर सामाजिक आजादी दे दी। लेकिन इन तीनों आजादी से तुम्हारा भला होने वाला, जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी न मिले, जब तक देश में होने वाली समझ घरेलू आय से जो इनकम है उसका हिस्सा भारत के प्रत्येक आदमी को न मिले, तब तक देश आगे बढ़ेगा लेकिन समाज आगे। तो इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, तुम्हें इस देश में एक और आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी। वो जंग शुरू नहीं हुई और संविधान बदलने की तैयारी शुरू हो गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि हमने केवल वोट का अधिकार नहीं दिया, आज के बाद भारत में पैदा होने वाला किसी भी जात धर्म का आदमी भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। बाबा साहब ने कहा, हमने धन और धरती का बराबर हिस्सेदार बना दिया। ये 5-6 किलो राशन में वोट दे रहे हैं और पंचायत में तो और बुरा हाल है। क्या है भाई? कच्ची दारू, पक्की दारू, मुर्गा दारू और नगद पैसा तो घर वाले का ससुराल वाले का वोट दिवा दे। अगर बाबा साहब बिक गए होते पैसे से, पद से, तो फिर कोई राजा रामपाल भी प्रधान बनने का सपना कभी नहीं देख सकते थे। तो इसलिए आपसे कहने आया हूं कि ये कानून कौन लाया था? 5 किलो राशन वाला। 9 से 14 में हम MP थे, माननीय अखिलेश यादव साथ में थे।
2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास कराया, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ये मोदी जी कानून नहीं लाए 5 किलो राशन वाला। इसलिए कहना चाहता हूं, न कोई बंद कर सकता है, चाहे 10 किलो राशन मिलने लगे, चाहे 1 किलो रोज दूध दे लगे, चाहे डालडा वाले पैकिंग में देसी घी की मोहर लगा के तुम्हारे होली करावन लगे, गुजिया बनवावन लगे। इसको अपना समझ के, अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत है। समझ में आ रही बात की नहीं? महिलाएं बताएं हाथ ऊंचा करके, बात समझ में आ रही है? तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने मायके माँ और जितने नाते रिश्तेदार सबको बताओ कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं रहेगा तो हम फिर पुरानी गुलामी में चले जाएंगे। इसलिए चाहे जितना पैसा, चाहे जितना राशन दे, हमें इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप सभी से, महिलाएं जिस दिन अगर बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई है तो संविधान की देन है। तो इसलिए आप लोगों को पीटीए के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जाइए गांव-गांव लोगों को, दलितों में, पिछड़ों में, अखिलेश के साथियों में, सर्वहारा वर्ग के लोगों को बैठा करके उनके नुकसान को बताने का काम करो। अगर हम सजग नहीं हुए, सचेत नहीं हुए तो नुकसान सबका है, ना दलितों का, पिछड़ों का, अखिलेश का अकेले नहीं, नुकसान सबका है। इसलिए अगले समाज के लोग भी, उनको चाहिए दलितों, पिछड़ों के साथ मिल करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी को आने वाली 2027 के चुनाव में बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के गद्दे में बिठाने का काम करोगे तो संविधान भी बचेगा, अधिकार भी बचेंगे, हमारा स्वाभिमान और सम्मान भी बचेगा। तो मैं इसी के साथ आप सभी साथियों को, ये केवल पल्ला झाड़ कहानी नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने दिल बड़ा कर दिया। जो समाजवादी वाले, मुझे कहने में संकोच नहीं शुक्ला जी, ये बहुत सिकुड़ा रहा इनका दिल, ये चीन के बना करते थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी ने लोहिया के समाजवाद में और क्या क्या मिला दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए बना करके बहुजन समाज पार्टी का जो अम्बेडकरवाद था, वो अम्बेडकरवाद भी समाजवाद में है, और गांधी का जो गांधीवाद था वो भी समाजवाद में समाहित है। इसलिए दोनों हाथ फैला लो, सामने वाले अकेले नहीं, दोनों हाथ फैला लो और दलितों को, पिछड़ों को, अकेलियत के साथियों को गले लगाओ। पीड़न तो करो ही नहीं, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा हो तो खड़े होकर के उनका साथ देने का काम करोगे तो निश्चित तौर पे आने वाली समय में अगर ये काम हमारे समाजवादी पार्टी के साथियों ने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत माननीय अखिलेश यादव को 27 में मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकता। पुनः भाई इस कार्यक्रम के आयोजक जयंत यादव जी को, उनकी पूरी टीम को शानदार प्रोग्राम कराने के लिए हम मंच की ओर से सामने बैठे जिन लोगों ने सुना है, चिंतन करें, मंथन करें, मनन करें। और ये बात यहीं तक नहीं, आज के बाद छठी में, तिरही में, बरीछा में, फलदान में, शमशान में बताइए कि हमें लड़ना नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश है, दलित, पिछड़े, अकेलियत, अगले समाज के लोग सब मिल करके संविधान बचाने का काम करेंगे, ये चर्चा फैलाने का काम करोगे, यही पीटीए का मतलब है। इसी के साथ मंच की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते अपनी बारी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।